तो कल हमने सारी चीजें देख ली थी किसके बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें कि अगर हम स्लिट की विड्थ को काफी छोटा कर देते हैं तो स्क्रीन पे हमें एक पैटर्न दिखता है ब्राइट और डार्क फ्रिंज का, ठीक है ना। तो अगर डिफ्रैक्शन और वाईडीएससी का अंतर पता किया जाए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो वाईडीएससी में अगर मैं लिखूं कि वाईडीएससी में आप इंटरफेरेंस स्टडी करते हो, इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस स्टडी किया जाता है वाईडीएससी में। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो डिफ्रैक्शन के अंदर हम स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ एन कोहेरेंट सोर्सेस। यही हमने कल देखा कि डिफ्रैक्शन के अंदर ढेर सारे सोर्सेज हैं, एन सोर्सेज हैं जो कि 1 से काफी ज्यादा है, और उनका हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करते हैं, है कि नहीं। हाँ भाई, तो ये हो गया पहला डिफरेंस दोनों के बीच का। दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे डिफरेंस अगर वाईडीएससी के अंदर बोला जाए तो वाईडीएससी के अंदर ऑल मैक्सिमाज हैव सेम इंटेंसिटी होती है कि नहीं। जितने भी मैक्सिमा बनेंगे उन सभी की इंटेंसिटी क्या रखी जाएगी, सेम रखी जाएगी। जबकि यहां हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमाज कीप्स डिक्रीजिंग, काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है हायर ऑर्डर मैक्सिमा के लिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस तरह से, ठीक है ना, ये हमारी इंटेंसिटी अगर, तो 0 पर अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो उसके बाद इंटेंसिटी में बहुत बड़ा ड्रॉप आने लग जाता है, कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, ठीक है ना, काफी कम इंटेंसिटी हो जाती है ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी थी। तो ये इनका दूसरा डिफरेंस हो गया। वहां हर मैक्सिमा इक्वल होता है, यहाँ हर मैक्सिमा सेम नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी काफी घटती रहती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं कि वाईडीएससी के अंदर ऑल मैक्सिमाज lie exactly between टू मिनिमाज। दो मिनिमा के एग्जैक्टली बीच में सारे मैक्सिमा लाई करते हैं, जबकि यहाँ मैक्सिमाज डू नॉट lie exactly between two minimas and are closer to lower order minima, है कि नहीं। और कोई डिफरेंस किसी को याद आ रहा है, और कोई मेजर डिफरेंस वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन के बीच का। मैंने आपको मेजर डिफरेंसेस बता दिए हैं वाईडीएससी के और डिफ्रैक्शन का, है कि नहीं। वो तो है ही, स्लिट साइज तो स्मॉल होता है, वो तो बात है ही, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ हम कह सकते हैं स्लिट साइज इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ, जबकि यहाँ स्लिट साइज इज लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ। क्लियर सभी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डिफ्रैक्शन के मैं लिख दूं, तो आपको एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि नेट इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगी किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, आई हो जाता है आई नॉट, जिसे हम कहते हैं आई मैक्स। ये होता है फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और इसे कहते हैं सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। ओके, और देख लो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा
ऑफ nth मिनिमा, ये भी हमें याद रहती है। कंडीशन क्या हो जाती है? कंडीशन हो जाती है b sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। याद है कि नहीं? है ना? फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या आया था हमारे पास यहीं से? थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जनरल भी याद रखना है। चौथा पॉइंट, विड्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा W अगर मैं बात करूं तो वो थी 2 थीटा 1, यानी कि 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा है मिनिमा मैक्सिमा के लिए। फॉर मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं हम? मैक्सिमा के लिए हमें पता लगा है कि जब tan बीटा ये इक्वल होगा बीटा के, ठीक है ना, जब tan बीटा ये इक्वल होगा बीटा के, तब जाके क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा, है कि नहीं? तो इसे मैं b sin थीटा के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? ये देखो, b sin थीटा जो मैंने बेसिकली लिखा है, ये आपका आ जाता है फर्स्ट और लास्ट सोर्स का पाथ डिफरेंस। b आपकी स्लिट की विड्थ थी, है कि नहीं? तो यहाँ कोई पॉइंट है, स्लिट से यहाँ से लाइट गई थी और यहाँ से लाइट गई थी, है ना? और ये डिस्टेंस आपको दिया गया था b। तो मैं यहाँ जो b sin थीटा लिखता हूँ, ये बेसिकली यही होता है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये मिनिमा के लिए कंडीशन आ गई थी उसकी n लैम्डा, है ना? अगर मैक्सिमा एग्जैक्टली बीच में होते तो आप ऐसा सोच के देखो, जब b sin थीटा की वैल्यू है लैम्डा तब मिनिमा बना, जब b sin थीटा की वैल्यू है 2 लैम्डा तब मिनिमा बना। अगर मैक्सिमा एग्जैक्टली बीच में होता तो मैक्सिमा कितने b sin थीटा पे बनता? b sin थीटा की क्या वैल्यू होती अगर वो एग्जैक्टली बीच में होता? तो लैम्डा और 2 लैम्डा के एग्जैक्टली बीच में बनता कि नहीं बनता? समझने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मैंने b sin थीटा लिखा है, ये पाथ डिफरेंस हो गया एक तरह से पूरी स्लिट के स्टार्टिंग और एंड वाले सोर्स के बीच का, है कि नहीं? तो उसके लिए मिनिमा बनता है हमेशा n लैम्डा पे। तो मैक्सिमा अगर बीचों बीच होता तो वो कहाँ बन जाता? वो बन जाता लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में फर्स्ट मैक्सिमा, यानी कि 3 लैम्डा बाय 2 पे, है कि नहीं? वहां एग्जैक्टली बनता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वहां बन जाता है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन ले लें, उसके काफी पास ही होता है। तो क्वेश्चंस में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा बता दो। तो रादर देन ग्राफिकली सॉल्व करने के हम क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे से यूज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। हम कह देंगे कि जब b sin थीटा की वैल्यू होगी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, तब बन जाएगा क्या? मैक्सिमा, फॉर nth मैक्सिमा। बात समझ आ रही है? तो इफेक्टिवली हमने क्या किया है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जैसे वहां पे d sin थीटा हम याद रखते थे, यहाँ पे सिर्फ हम उसे b sin थीटा कर देंगे और ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। हाँ, ये हमें पता है कि एग्जैक्टली बीच में वो नहीं लाई कर रहा, तो एग्जैक्टली 3 लैम्डा बाय 2 पे भी नहीं बन रहा होगा। बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है ना? चलो, बस यही था हमारा क्या, डिफ्रैक्शन। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस होने बाकी थे, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो। तो यही आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहाँ आपकी स्क्रीन है, ठीक है ना? और लैम्डा जो यूज किया जा रहा है वो आपको दिया गया है 6500 एंगस्ट्रॉम, और फर्स्ट मिनिमा is obtained at theta is equal to 30 degree. Find the slit width. Find the slit width. चलो,
ठीक है, तो मैं ऑप्शंस भी दे रहा हूं। ताकि लिखने में मेहनत ना लगे। ठीक है, चलो देख लेते कैसे हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है क्या, हमें पता है b साइन थीटा ये होता है n लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा है यानी n, तो क्या हो गया आपका 1। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको मिल गई लैम्डा बाय साइन थीटा, है कि नहीं, लैम्डा बाय साइन थीटा। अब क्या दिया है यहाँ पे, लैम्डा है आपका 6500 एंगस्ट्रॉम बाय साइन थीटा, साइन है आपका 30 डिग्री। तो ये तो हमें मिल जाएगा कितना, ये हो गया 2 इंटू 6500 एंगस्ट्रॉम। कितना हो गया ये, 13000 एंगस्ट्रॉम, है ना, यानी कि लगभग 1.3 माइक्रोमीटर। अरे बात समझ रहे हो, लगभग क्या आ गया 1.3 माइक्रोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। यही किया था सबने, है कि नहीं। चलो अगला ट्राई कर लेते हैं। तो यही आपकी स्लिट, ओके, यहाँ से लाइट गिर रही है लैम्डा वेवलेंथ की, लैम्डा आपको दिया गया है 6328 एंगस्ट्रॉम और स्लिट विड्थ दी गई है 0.2 mm। आपको बतानी है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, ट्राई करो जल्दी से। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पूछा गया है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न में हमें एक ही चीज पता है कि पोजीशन ऑफ मिनिमा जो होता है, पोजीशन ऑफ मिनिमा, ये आपको मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन लैम्डा बाय बी पे। ठीक है ना, बेसिकली हमें ये मिल जाती है रिलेशन। तो किन्हीं भी दो मिनिमा के बीच की एंगुलर डिस्टेंस अगर पूछी जाए, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, टू मिनिमा, तो वो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं पहला मिलता है लैम्डा बाय बी पे, दूसरा मिलता है 2 लैम्डा बाय बी पे। तो दो किन्हीं के भी बीच की डिस्टेंस जो होगी वो भी होगी लैम्डा बाय बी। तो इसी को यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ कह देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी इसकी, थीटा, ये मिल जाएगा लैम्डा बाय बी, यानी 6328 माइनस 10 बाय बी है 0.2 मिलीमीटर -3। ठीक है ना, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखो कितना आ जाएगा, 0.36 आ रहा है ना शायद, 0.36 डिग्री, इसके करीब आ जाना चाहिए। क्लियर है, चलो चलो और देख लेते क्वेश्चन। अब ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग बायक्रोमेटिक लाइट। बायक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, दो वेवलेंथ है। ओके, वो हमने एक स्लिट के ऊपर गिराई है। तो फर्स्ट मिनिमा with wavelength lambda 1 is found to coincide
with third maxima at lambda 2। सो इनमें से कौन सी रिलेशन होगी आपको ये बताना है। 3 लैम्डा 1 ये होगा 0.3 लैम्डा 2, बी ऑप्शन है 3 लैम्डा 1 ये होगा लैम्डा 2, सी है लैम्डा 1 ये होगा 3.5 लैम्डा 2, और डी 0.3 लैम्डा 1 ये होगा 3 लैम्डा 2। ठीक है ना, ध्यान से करना। ओके चलो देखो, तो क्या बोला गया है, पहले फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा 1। तो फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 की पोजीशन कैसे बता सकते हैं हम? फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा 1, इसके लिए हम कह सकते हैं बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या रही होगी? इसकी वैल्यू रही होगी लैम्डा 1, है कि नहीं? आपको पता होता है बी साइन थीटा एन लैम्डा हो जाना चाहिए मिनिमा के लिए। और फिर बात हो रही है किसकी? थर्ड मैक्सिमा की, है ना, थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। तो थर्ड मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2, इसके लिए बी साइन थीटा को मैं क्या लेता हूँ, 2n-1 लैम्डा 2/2। तो n की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 3 थर्ड मैक्सिमा के लिए। तो आप रखोगे, आपको क्या मिलेगा? बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे बन रहे हैं तो थीटा सेम है, ये हो जाएगी 5 लैम्डा 2/2, है कि नहीं? दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्डा 1 ये होना चाहिए 5 लैम्डा 2/2, यानी लैम्डा 1 हमें मिल रहा है 2.5 लैम्डा 2। तो ऐसा कोई मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये प्लस होना चाहिए, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस होना चाहिए। अच्छा हाँ, क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, तभी तो बीच में आएगा 3 लैम्डा/2। बिल्कुल। तो अगर इसे प्लस कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो ये हमें मिलेगा क्या? 3.5 लैम्डा 2। हाँ, है ना, 7 3.5 लैम्डा 2, यानी लैम्डा 1 बराबर 3.5 लैम्डा 2। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो वहाँ फॉर्मूले में भी चेंज कर लो जहाँ हमने माइनस लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली लैम्डा से तो बड़ा होना चाहिए, 3 लैम्डा/2 आना चाहिए फर्स्ट के लिए। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? +1 nth मैक्सिमा के लिए, है ना। क्लियर है? चलो, थ्री लैम्डा/2 लाना था ना फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन, तो इसलिए वहां क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। बस अब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इन YDSE, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स is 6.1 times larger, is 6.1 times larger than the slit width, than the slit width, ओके। तो आपको बताना है द नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमास, नंबर ऑफ इंटेंसिटीज मैक्सिमास observed within the central maxima of single slit diffraction, diffraction pattern is, क्या होगा? ठीक है ना। ऑप्शन थे 3, 6, 12 और 24। क्वेश्चन समझ आया? तो एक आपके पास YDSE है तो उसमें 2 स्लिट्स होंगी, हर एक स्लिट की विड्थ जितनी है
उससे 6.1 टाइम्स उनके बीच का गैप है। ठीक है, अब एक बार आपने YDSE कराया तो कुछ फ्रिंज पैटर्न बना होगा, फिर आपने एक स्लिट ढक दी और एक स्लिट से डिफ्रैक्शन कराया, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो डिफ्रैक्शन से होगा उसकी जितनी विड्थ होती है उस विड्थ में कितने मैक्सिमा आगे होंगे YDSE वाले, ये आपको बताना है। ठीक है, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। तो उतना भी मुश्किल नहीं था। YDSE दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 6.1 टाइम्स है स्लिट विड्थ का। तो मैं मान लेता हूं कि विड्थ ऑफ स्लिट ये मैं बोल देता हूं है B। ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स क्या हो जाएगा? सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स ये हो जाएगा 6.1 टाइम्स B, ये हमें पता है। तो YDSE के लिए फ्रिंज विड्थ बनेगी, पैटर्न बनेगा, तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होगी? तो वो होता है भाई लैम्डा डी बाय डी, यानी मैं कह सकता हूँ लैम्डा डी बाय 6.1 P, ये है फ्रिंज विड्थ, ये हमें पता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न में, डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए आपको पता है कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी वैल्यू कितनी आती है? तो वो आती है 2θ1, यानी 2 साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी। छोटा है तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 लैम्डा बाय बी। ठीक है, ये होती है एंगुलर विड्थ, ये है आपका W। अब स्क्रीन पे ही देख रहे हैं सब कुछ, तो ये कैपिटल D है आपका। तो ये जो विड्थ होगी, जिसे मैं Y बोल दूं अगर, तो Y की वैल्यू क्या होगी? वो हो जाएगी D इंटू W, यानी 2 लैम्डा D बाय B। यह है आपकी विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये हुई आपकी विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब आपको यही तो पता करना है कि कितने भाई मैक्सिमा आ गए होंगे इस विड्थ में। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं y को डिवाइड कर दूंगा बीटा से, यानी कि 2 लैम्डा d बाय b डिवाइडेड बाय लैम्डा d बाय 6.1 b। ये मिल गया आपको कितना? 12.2, यानी कि 12.2 मैक्सिमा बन गए होंगे। तो कंप्लीट मैक्सिमा कितने बन गए? कंप्लीट मैक्सिमा, कंप्लीट मैक्सिमा आपको मिल गए 12। तो आंसर क्या था हमारा? सी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आगे इसी के साथ डिफ्रैक्शन के साथ जो हमें पढ़ना है वो है पोलराइजेशन। ठीक है ना, पोलराइजेशन। तो अब पोलराइजेशन किसे कहा जाता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो लाइट के बारे में एक चीज हमें पता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यानी जिस डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही होती है, जैसे मैं मान लूं ये डायरेक्शन है हमारी, तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होती है। अब जनरली ऐसे ही डायग्राम हमने हमेशा बनाया है, बनाया है कि नहीं? तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बेसिकली लाइट अगर एक्स एक्सिस पे चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में होगी। सभी को इतना ही आइडिया है कि नहीं? इनमें एक रिलेशन भी पता है हमें, सी होता है ई बाय बी। ओके, जहाँ ई है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सी है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये पता था ना सबको? अगर नहीं पता तो लिख लो, सी है स्पीड ऑफ लाइट, ओके, ई है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल वेलोसिटी सिलेक्टर, बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो उसी तरह की बात है, खैर उस पर फोकस नहीं करना। तो यहाँ हम कहते थे कि लाइट जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वेलोसिटी के प्रोपोगेशन, लाइट के प्रोपोगेशन, जैसे लाइट अगर एक्स एक्सिस में चल रही है तो उससे परपेंडिकुलर कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है? बहुत डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना, दो नहीं है, बहुत डायरेक्शन पॉसिबल है। यहाँ एक रैंडम अगर मैं डायरेक्शन भी ले लूँ ना, वो भी तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हुई, तो पूरा एक प्लेन होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन अ प्लेन perpendicular to direction of propagation of light, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। बात समझ आई कि नहीं? बेसिकली पूरा एक प्लेन रहता है इस तरह से। अगर ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है ना, और लाइट इस तरह से मूव कर रही है, तो इस पूरे प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हो सकते हैं, उनकी डायरेक्शन लगातार बदल भी रही हो सकती है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, हमें एक चीज पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फील्ड ऑसिलेट मतलब क्या मीन कर रहे हैं? फील्ड ऑसिलेट करना मतलब क्या कह रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होती है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ फंक्शन होता है, जैसे E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये ऑसिलेशन ही होता है बेसिकली। अगर आप इसमें कोई भी एक एक्स पॉइंट फिक्स कर दो तो आपको उस समय पे फील्ड का ऑसिलेशन पता लग जाएगा, यानी उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो एसएचएम कर रहा होगा। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट नहीं होगी, वो फंक्शन होती है टाइम का और वो फंक्शन होती है एक्स का, ठीक है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं टाइम का और एक्स का। तो ये ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, उतनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी। तो ऐसी लाइट जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतना रोल प्ले नहीं करती इंटेंसिटी में, ठीक है। तो आप याद रखना, जनरली यहाँ एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, ओके। हाँ, तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स in whole plane, in whole plane perpendicular to direction of propagation, तो उसे आप कहते हो अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि जैसी लाइट हमारी दुनिया में रहती है, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ है, सीधे सीधे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है वो उस पूरे प्लेन के अंदर हो रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही हो सकती है। क्योंकि देखो सी अगर एक्स में है तो उससे परपेंडिकुलर तो वाई भी है और जेड भी है, तो हो सकता है वो घूम रही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी समय वाई एक्सिस पे हो, फिर किसी समय एक्स एक्सिस पे चली, सॉरी जेड एक्सिस पे चली जाए, बेसिकली वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकती है। तो ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज लाइट कहते हैं, ठीक है। बट इफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन of electric field is fixed in the plane perpendicular to propagation of light, propagation of light, तो ऐसी लाइट को आप कहते हो पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट को आप कहते हो पोलराइज्ड लाइट। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बेसिकली अगर आपने उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन को छोड़ा, ठीक है ना, अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वाईजेड प्लेन में है, ठीक है, और वो रैंडम किसी एंगल पे है, मान लो वाई एक्सिस से, तो किसी भी फील्ड के आप कंपोनेंट्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ले ही सकते हो। ऐसा मान के चलो कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर हो, ऐसा मान लो कि ये वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन अगर मैं आपको दे दूं, तो उसका कंपोनेंट आप या तो वाई एक्सिस पे ले सकते होगे
या जेड एक्सिस पे ले ही सकते होगे, है कि नहीं? तो उसे मैं वाई एक्सिस के ऑसिलेशन और जेड एक्सिस के ऑसिलेशन का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब इनमें से मैंने किसी एक डायरेक्शन में अगर उसका ऑसिलेशन फिक्स कर दिया, यानी मैंने कुछ करके जेड एक्सिस वाले ऑसिलेशन को गायब कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन सिर्फ वाई एक्सिस में रह गया, तो अल्टीमेटली उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? बोलो। अल्टीमेटली उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। तो ऐसी लाइट जिसका की ऑसिलेशन आप किसी एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दो, आइदर वाई आइदर जेड आइदर कोई ये रैंडम डायरेक्शन, समझ आ रही ना बात? लेकिन ऐसा कि फिर वो दूसरे किसी डायरेक्शन में ना जा पाए, ऐसा अगर हम कर दें तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो बेसिकली फंडा क्या है, आप कर क्यों रहे हो ये सब? हमारे करने का एकमात्र मकसद है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कई बार बहुत ज्यादा होती है, तो अगर हम उस इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो उतनी इंटेंसिटी से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरे, तो हम क्या करते हैं? पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने गॉगल वगैरह खरीदे होंगे, अगर सनग्लासेस खरीदे होंगे, पोलराइड्स बोला जाता है उन्हें, महंगे वाले अगर आप खरीदोगे, तो उनका पर्पस सिर्फ एक होता है कि सूरज से जो लाइट आ रही है उसमें तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो पूरे प्लेन में होता है, क्योंकि वो अनपोलराइज लाइट होती है। लेकिन जैसे ही वो आपके सन ग्लासेस को क्रॉस करके अंदर जाती है, तो उसका ऑसिलेशन किसी एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्यों होता है वो हम देखेंगे, पर पोलराइजर का काम क्या होता है, वो उसके ऑसिलेशन को किसी एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ऐसा होने से उसकी इफेक्टिवली इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और आपकी आंखों पे उतना हार्म नहीं पड़ता। बात समझ आई क्या? तो ये अंतर है पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट का। पहला अंतर कि भाई पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट तो पूरे प्लेन में ऑसिलेट करती है, पर पोलराइज लाइट किसी एक प्लेन में ऑसिलेट करती है, ठीक है ना? इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की हाई होती है, और अनपोलराइज के कंपैरिजन में पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो ये तो हो गया क्या होती है पोलराइज लाइट या अनपोलराइज लाइट। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करना चाहो, अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करना चाहो, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से हर तरफ ऑसिलेशन हो रहा है इफेक्टिवली, ठीक है? तो ऐसा रैंडम डायग्राम बनाने से अच्छा हो जाता है कि आप क्या करते हो, इस तरह से शो कर देते हो। ये देखो, तो इफेक्टिवली मैंने ये बता दिया कि लाइट हमारी अगर ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को इस तरह से शो कर रहा हूं। तो इसमें एक तो मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है, और एक मैंने डॉट ड्रॉ किया है। डॉट ये बता रहा है कि जेड एक्सिस भी है। तो इसमें वाई एक्सिस में भी ऑसिलेशन है और जेड एक्सिस में भी ऑसिलेशन है, यानी दोनों में ऑसिलेशन है, तो पूरे प्लेन में कहीं भी ऑसिलेशन हो सकता है। तो इसे आप कह देते हो अनपोलराइज लाइट। ये सिंबल हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? इसे हम कह देते हैं अनपोलराइज लाइट। जबकि अगर मुझे पोलराइज लाइट ड्रॉ करनी है, पोलराइज लाइट, ठीक है, तो मान लो लाइट का प्रोपगेशन इस तरह से हो रहा है, ये प्रोपगेशन है, ठीक है ना? तो आइदर आप इस तरह से शो कर देते हो, या आप इस तरह से शो कर देते हो। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ एक डायरेक्शन शो की है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑसिलेशन जो है किसी एक डायरेक्शन में क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो ऐसी को हम बोल देते हैं क्या, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है ना? सिंपल है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब बात आती है कि पोलराइज किया कैसे जाए। तो इसमें काफी सारी थ्योरी है, ठीक है? मैं ये रिकमेंड करूंगा कि चाहो तो थोड़ी सी एनसीईआरटी भी पढ़ लेना इसकी, मेंस के टाइम पे पढ़ लेना। वैसे मैंने कोशिश की है कि सब कुछ बता दूं आपको, मृगांक छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है? तो मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग पूछा जा रहा है, मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग एन अनपोलराइज्ड लाइट।
चलो आ गया मेथड ऑफ पोलराइजिंग अनपोलराइज लाइट, ठीक है ना। दिमाग खराब है, ठीक है। तो आगे होते हैं मेथड ऑफ पोलराइजिंग, ठीक है। कई सारे मेथड्स हैं, जैसे पहला आता है रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है बाय रिफ्रैक्शन, ओके। तीसरा होता है बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। चौथा होता है डाइक्रोइज्म, पांचवा हो जाता है बाय स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये सारे मेथड हैं, इन्हें एक एक करके पढ़ लेंगे हम, किसमें क्या होता है। मेनली थ्योरी है, किसी में कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो अभी मैं बताऊंगा तो मैं समझ ही आ जाएगा। सौम्या तुम्हारे डाउट का मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। रेसमिक मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, रेसमिक मिक्सचर मैंने सुना नहीं है कभी, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन से किस तरह से आप एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बनाओगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो सर्टेन मटेरियल होते हैं आपके पास, अब देखो ये होती है थ्योरी, इसे कहते हैं थ्योरी, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक प्लेन सरफेस है, मान लिया मैंने, जैसे ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। एक अनपोलराइज लाइट आती है और इसके ऊपर गिरती है। अनपोलराइज के लिए मैं दो डायरेक्शन बना दूंगा इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आके इसके ऊपर गिरती है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो आई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जाती है। अच्छा, रिफ्रैक्शन भी होगा क्योंकि ये ग्लास है, हमें पता है ये होगा कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ऐसा देखा गया कि अगर आपकी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री पे जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन पोलराइज हो जाती है, ठीक है ना। और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। पार्शियली पोलराइज होने का मतलब क्या हुआ, उसमें दोनों रहते हैं लेकिन एक की इंटेंसिटी हल्की सी कम हो गई होती है। तो ये तो क्या हो गई, कंप्लीटली पोलराइज्ड, और ये हो गई आपकी पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है ना। यानी किसी भी एक डायरेक्शन का पार्शियली एम्पलीट्यूड क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। बात समझ आती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, मतलब ये आपको बस रटना है, इसमें और कुछ नहीं है। अगर आपकी इंसिडेंट रे किसी मटेरियल पे गिरती है और ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, जनरली दोनों चीजें हो रही होती हैं, तो इफ रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड, ठीक है ना भाई, ये आपको रट लेना है। अब इसी में एक चीज और आ जाती है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं, इसको म्यू मान लूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई 1 साइन आई ये बराबर होना चाहिए म्यू साइन आर, ठीक है ना। अब हमें एक चीज यहाँ पे रिलेशन पता है कि ये एंगल भी भाई आई है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, तो आर कितना हो जाएगा, आई प्लस आर 90 डिग्री होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से म्यू साइन आर को मैं लिख दूंगा π/2 माइनस आई, ये होना चाहिए साइन आई। डिवाइड करोगे आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगी क्या, tan i इज इक्वल टू म्यू, और i की वैल्यू मिल जाएगी आपको tan इनवर्स म्यू, ठीक है ना। तो इस i को बोला जाता है भाई ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल। बेसिकली अगर आप इतने एंगल पे लाइट को गिराते हो किसी भी मीडियम के ऊपर जिसका म्यू आपको पता है, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और रिफ्रैक्टेड रे होगी वो 90 डिग्री पे जाएंगे एक दूसरे के, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, ठीक है ना।
अभिनव तुम पूछ रहे हो इसका कारण क्या है? इसका कारण भाई मेरे को नहीं पता है, ना मैंने कभी जानने की कोशिश करी है, ठीक है ना, क्योंकि मेंस का टॉपिक था ये, मैंने जेई की तैयारी की थी, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसका कारण क्या है। तुम चाहो तो पता कर सकते हो, मुझे ही लगता वो यूजफुल होगा कहीं से भी, पर आपका समय है, आप पता करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ रट लेना है ब्रूस्टर्स एंगल क्या हो गया, ऐसा एंगल जिस पे लाइट को गिराया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए, ठीक है ना भाई। दूसरा मेथड देख लेते हैं, वो है बाय रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन से कैसे हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये मटेरियल है, ठीक है ना, आपने लाइट को लाए, अनपोलराइज लाइट को, और आपने गिराया किस पे, ब्रूस्टर्स एंगल पे। ये एंगल आई है, आई ब्रूस्टर्स एंगल है। तो क्या पता लगा आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कि ऐसा अगर हम करते हैं तो लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड वाली लाइट पोलराइज हो जाएगी कंप्लीटली, यानी किसी एक डायरेक्शन में उसका ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मान लो। तो एक चीज आपको पता भी है कि जितने एंगल पे लाइट को गिराते हैं इफेक्टिवली उतने एंगल पे लाइट वापस निकलती है, निकलती है कि नहीं निकलती, दोनों साइड अगर मीडियम सेम हो तो। हाँ, जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है उसमें किसी एक डायरेक्शन का ऑसिलेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। मैंने कहा था पार्शियली पोलराइज होती है, तो आप क्या करते हो, दूसरी स्लैब लगा देते हो, फिर वही सेम चीज होती है, यहाँ से आपको फिर पोलराइज लाइट मिलती है, और यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड और कम हो गया होता है। तो ऐसा कई बार करने पर, अगर आप कई सारे रिफ्रैक्शन लगातार करते रहो, तो फाइनली देखा जाता है कि जो यहाँ से भी रे निकलेगी वो कैसी होगी, पोलराइज्ड होगी, ठीक है ना। ये भी पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गई, और ये भी पूरी तरह से पोलराइज्ड हो गई, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो सेम ही चीज की थी हमने, ब्रूस्टर्स एंगल पे लाइट को गिराया, बस जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो वहां पे पार्शियली पोलराइज होती थी, तो उसका बार बार रिफ्रैक्शन कराते रहो, बार बार ब्रूस्टर्स एंगल पे गिराते रहो, जिससे क्या होगा, पोलराइज लाइट रिफ्लेक्टेड हमेशा निकलती रहेगी, और फाइनली उसके ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में पोलराइज लाइट आपको मिल जाएगी रिफ्रैक्टेड वाली। बात समझ आई? क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें, ठीक है ना। तीसरी चीज है बाय डबल रिफ्रैक्शन। बाय डबल रिफ्रैक्शन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? तो अब धरती की सतह में कुछ स्पेशल मटेरियल होते हैं, ये आपको मानना है, ठीक है। कुछ स्पेशल मटेरियल होते हैं, कौन कौन से, उनके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्वार्ट्ज, ओके, क्वार्ट्ज है, कैल्साइट है, ओके, टूरमैलीन है, ठीक है ना। ये सभी वो मटेरियल होते हैं जिनमें कि अगर आप एक रे को गिराओ, इनके ऊपर अगर आप रे को गिराते हो, तो रिफ्रैक्शन जिस समय पर होता है, तो एक रे नहीं रिफ्रैक्ट होती है, बल्कि दो रे रिफ्रैक्ट होती हैं। मतलब क्या है इसका, अगर मैं इस तरह से एक अनपोलराइज लाइट को गिराऊं, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से एक तो रिफ्रैक्टेड रे जानी चाहिए, ठीक है ना, ये आपका आई है अगर, तो ये आपका आर होगा, रिफ्रैक्टेड रे जानी चाहिए। देखा गया कि एक रे सीधी सीधी भी जाती है, तो बेसिकली एक इंसिडेंट रे ब्रेक हो जाती है किसमें, दो रे में। समझ आई बात? तो जिस रे का रिफ्रैक्शन होता है, जिस रे का रिफ्रैक्शन होता है, देखा जाता है कि वो पोलराइज हो चुकी होती है, और जिस रे का रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, एज इट इज जो सीधी सीधी चली गई, ठीक है ना, वो भी कैसी मिल जाती है आपको, पोलराइज मिल जाती है, इक्वल इंटेंसिटी की। समझ आ रही है बात? विद परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। तो इसे नाम दिया जाता है ई रे, और इसे नाम दिया जाता है ओ रे। तो ओ रे कौन सी है भाई, ओ रे मतलब है ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे। क्यों ऑर्डिनरी? क्योंकि ये बेचारी अंडर गोज रिफ्रैक्शन, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, जैसा कि दुनिया को पता था कि रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, इसलिए इसे नाम दिया गया ऑर्डिनरी रे। अब ई रे कौन सी रे है, ई रे है
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है ना। क्यों है भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इनका मीडियम चेंज हुआ लेकिन वो अपने पाथ पे क्या करती रही, फॉलो करती रही, सीधा सीधा चलती रही, तो डज नॉट अंडरगो रिफ्रैक्शन, डज नॉट अंडरगो रिफ्रैक्शन। फिर वही बात, मुझसे मत पूछना कि क्यों, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो मटेरियल है जैसे क्वार्ट्ज, कैल्साइट, टूरमैलीन, ऐसे मटेरियल्स जो कि नेचुरली अकरिंग हैं, इनके ऊपर जब हम लाइट को गिराते हैं तो ई रे और ओ रे, दो रेज के अंदर रिफ्रैक्टेड रे ब्रेक हो जाती है। ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्शन होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बात समझ आ रही है? बोथ रेज have equal intensities, have equal intensities। बात समझ आई? कोई डाउट? ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन बन जाता है वो कई बार ये बन जाता है, ठीक है ना, कि ये आपके पास मटेरियल था, जैसे मैं बोल देता हूँ मटेरियल टूरमैलीन है हमारे पास, ओके, और मैंने एक अनपोलराइज्ड लाइट गिराई थी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, रोटेट टूरमैलीन। अगर मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूं तो ई रे तो सीधी सीधी गई होगी और एक रिफ्रैक्शन हुआ होगा, तो वो हमारी ओ रे होगी, ठीक है ना। अगर मैं टर्मलिन को रोटेट करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा, क्योंकि आई चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा, तो ओ रे स्टार्ट्स रोटेटिंग साथ में, ठीक है ना, बट ई रे डज नॉट रोटेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं? मृगांका की तरह है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो रोटेट ही नहीं होती, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो पहला चीज तो ये याद रखनी है आपको इसके बारे में। दूसरी चीज, अगर यहां से कोई आदमी देख रहा होगा तो वहां से आई तो एक ही रे थी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिखेंगी, 2। नंबर ऑफ इमेजेस 2 क्यों दिखेंगी? बात समझ आ रही है? क्योंकि दो रे स्प्लिट हो गई हैं, तो एक तो आपको रिफ्रैक्टेड इमेज दिख रही होगी और एक आपको डायरेक्ट इमेज दिख रही होगी। क्लियर है कि नहीं? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी दिख जाती हैं, 2 दिख जाती हैं। तो अब समस्या क्या थी कि ये लोगों को मेथड तो समझ आ गया कि ये तो बढ़िया चीज है भाई, इसी का पोलराइजर बना लो। इफेक्टिवली समझने की कोशिश करो, हम चश्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, चश्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लाइट की इंटेंसिटी कम आए हमारी आंख में। तो लोगों ने सोचा वाह ये मटेरियल बढ़िया है, इसको चश्मे में अगर लगा दिया जाए तो ई रे और ओ रे में लाइट ब्रेक हो जाएगी और पोलराइज लाइट होगी। लेकिन समस्या ये थी कि फिर दो दो चीजें दिखने लगेंगी, है कि नहीं? अगर आपको 2 इमेज दिखेंगी तो ऐसे चश्मे का कोई फायदा नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहला पोलराइजर बनाया जिसे नाम दिया गया निकोल प्रिज्म, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। उन्होंने क्या किया, यही मटेरियल लिया इस तरह से कुछ, ओके, जहां पे 2 प्रिज्म शेप ले लिए कैल्साइट के, कैल्साइट क्रिस्टल लिया गया दोनों जगह, और बीच में एक स्पेशल मटेरियल ऐड किया, ठीक है ना, दोनों के। तो यहां से आपकी अनपोलराइज लाइट आई, ठीक है ना, वो क्या हुई, स्प्लिट हुई। तो एक तो आपको मिली क्या, ऑर्डिनरी रे, और एक मिली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो मैं ड्रॉ करना भूल गया, मिट जा। इस तरह से, तो ये तो हो गई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ऑर्डिनरी रे का तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो कुछ इस तरह से आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कर दिया गया भाई, आपको बेसिकली करना क्या है, समस्या ये थी कि 2 इमेज बन रही थी, 2 इमेज हमें नहीं बनवानी है, ठीक है ना। तो ये एंगल है मान लो थीटा जिसपे ये इंसिडेंट होती है, ठीक है। ये जो मटेरियल यूज किया गया था इसका नाम था कैनेडा बैल्सम सीमेंट, ठीक है ना, और ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट था। चमत्कारी चीजें हैं, ये सीमेंट था जो कि ट्रांसपेरेंट था, इसे बीच में लगाया गया था। तो इसका जो म्यू है ये छोटा था म्यू ऑफ कैल्साइट से,
तो बेसिकली ये जो ऑर्डिनरी रे थी ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही थी। तो अब थीटा को क्या कर दिया गया, थीटा को रखा गया ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो इसका क्या हो गया भाई, टी आई आर। तो ऐसा करने से क्या हुआ, सिर्फ हमारी, इसको तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, जो हमारी ई रे थी वही सिर्फ इस पूरे सेटअप को क्या कर पाई, क्रॉस कर पाई। बाकी ऑर्डिनरी रे का क्या हो गया, टी आई आर हो गया। तो अब दो इमेज दिखने की जो समस्या थी वो भी खत्म हो गई, और इंटेंसिटी भी लाइट की क्या हो गई, कम हो गई। समझ आई कि नहीं आई बात? इक्वल इंटेंसिटी में स्प्लिट होती हैं। तो बेसिकली मैं कह दूंगा कि ओ रे अंडरगोज टी आई आर, and E ray moves as it is। बिल्कुल, पोलराइज ग्लासेस में यही सब होता है। अब तो खैर काफी कुछ बदल गया होगा। ये दुनिया का पहला पोलराइजर था, निकोल प्रिज्म, ठीक है ना, पहली बार लोगों ने दिमाग लगा के ये बनाया था। तो अब तो काफी कुछ मॉडर्न हो गया है, ऐसा कुछ नहीं करते होंगे मुझे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, तो ये नाम वाम पूछ सकता है कोई, कनाडा बाल्सम सीमेंट, ये याद रखना, ठीक है ना। हाँ, ट्रांसपेरेंट सीमेंट। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी और बाकी है, वो हम कर लेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो आज यहीं पे एंड करते हैं।